बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान में 2 हफ्तों से जारी हमले अचानक रुक चुके हैं, जिसके बायस बैक वक्त कई सवालात और इम्कानात पैदा हुए हैं। जहाँ एक तरफ मैदान जंग में खामोशी दिखाई दे रही है, तो दूसरी जानिब सिफारती महाज पर सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वाल्टस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलसल दूसरी रात ईरान पर हमलों का सिलसिला रोक रखा है ताकि सिफारतकारी को एक और मौका दिया जा सके। उन्होंने ये दावा भी किया कि सदर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए वक्त देना चाहते हैं, लेकिन उनसे जब यह सवाल किया गया कि क्या कशीदगी में इजाफे का इम्कान मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, तो उन्होंने वाज़ेह किया कि तमाम ऑप्शंस अब भी मेज पर मौजूद हैं। लेकिन एक रिपोर्ट ये बताती है कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले अमरीकी हथियारों के ज़खायर तेजी से खत्म होने के बायस रोके हैं, जिसके बायस अमरीका के लिए जंग को मजीद तूल देना मुश्किल हो रहा है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने यह तस्दीक की है कि अमरीका की जानिब से हमले रुकने के बाद ईरान ने भी खत्ते में अपने जवाबी हमले रोक दिए हैं। ये पेशरफ्त इसलिए भी अहम करार दी जा रही है क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली हालिया झड़पों ने जून में होने वाली जंगबंदी को अमलन खत्म कर दिया था और खत्ते में बड़े पैमाने पर तसादुम का खदशा पैदा हो चुका था। लेकिन जुमेरात की शाम से अब तक किसी नई कार्रवाई की इत्तला नहीं मिली, जिसे एक आर्जी लेकिन अहम वक्फा करार दिया जा रहा है। इसी वक्फे का असर आलमी मंडियों पर भी वाज़ेह तौर पर देखा गया। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी हालिया हमला रुकने के बाद तेल की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। पीर के सुबह इब्तदाई ट्रेडिंग में ब्रेंट क्रूड की कीमत तकरीबन 5% गिर के $92 फी बैरल हो गई, जबकि हालिया दिनों में यह कीमत $100 तक पहुंच चुकी थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान और कतर एक बार फिर ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं, जिन्होंने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए नई तजावीज़ दोनों ममालिक तक पहुंचाई हैं और दोनों ने अपने अपने मौक़िफ़ से सालिस ममालिक को आगाह कर दिया है। ईरान ने पाकिस्तान को यह यकीन दहानी कराई है कि वह इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, जिन्हें जनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में आगे बढ़ाया जा सकता है। ईरान की तरजीहात वाज़ेह हैं, जिनमें पहले आबनाए हरमुज़, फिर मुंजमद असासों और आखिर में जौहरी प्रोग्राम पे बातचीत शामिल है, जबकि वो किसी नई बहरी राहदारी के क़याम को मुस्तरद करता है। ईरान ने यह भी वाज़ेह किया कि वह अमरीका को यह तयन करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगा कि जंग और अमन का वक्त क्या होगा। ईरानी क़यादत ने माजी के मुज़ाकरात का हवाला देते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि ईरान को मुज़ाकरात के दौरान भी निशाना बनाया गया, जिससे एतमाद को शदीद धचका पहुंचा। ईरानी रहबर आला सैयद मुज्तबा खामनाई के हिज़्बुल्लाह के नाम एक बयान में लबनान की इलाकाई सालमियत को ईरान और अमरीका के दरमियान किसी भी मुफाहमत में अव्वलीन शर्त करार दिया गया, जबकि हिज़्बुल्लाह की हिमायत को ईरान की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा बताया गया है। इस दौरान ईरान और यूक्रेन के दरमियान भी कशीदगी में इजाफा देखने में आया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने यूक्रेन पर बहराए कज़वीन में एक ईरानी तजारती जहाज को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उसे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया और खबरदार किया कि यूक्रेन की इस कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर का कहना है कि निशाना बनाया गया जहाज मुबैना तौर पर फौजी साजो सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन ईरान की जानिब से इस मौक़िफ़ की दो टोक अल्फाज में मज़म्मत की गई और इसे मुस्तरद किया गया। अमरीका और ईरान का एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पे आना और सिफारतकारी को एक और मौका देना खुशाइंद है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक दो तरफा बदएतमादी को ख़त्म करने के लिए हंगामी बुनियादी इक़दाम करें, ताकि इस बार खित्ते में देरपा अमन कायम हो, जो सिर्फ अमरीका या ईरान ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के मफाद पे। नाज़रीन, इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्स एम्बेसडर GR बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डिफेंस एक्सपर्ट एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मैं दोनों हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। GR बलोच साहब, सर पहला सवाल आपसे है कि आप ये जो एक वक्फा दिखाई दे रहा है जंग के अंदर, आप इसे पसे पर्दा सिफारतकारी का नतीजा समझते हैं या ये समझते हैं कि दोनों अतराफ में इस वक्त जो है वो दोनों फरीक थकान का शिकार हो चुके हैं, या फिर ये दोनों चीज़ें जो हैं इन्होंने मिलके ये वक्फा जो है इसको नमूदार करवाया? ये तैयारी की जा रही है, जस्टिफिकेशन ढूंढी जा रही है दोनों तरफ से कि किस तरह से खुदा ना करे मुकम्मल एक आर्मेगेडॉन या जो बहुत बड़ा घमसान की जंग जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं उसकी तरफ जाना चाहते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कॉस्ट, हमेशा मैं कहता रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ वॉर इज टू मच। नॉनदलेस गिवन दी मिसकैलकुलेशन ऑन बोथ द साइड्स, इस वक्त मसला यही हो रहा है कि देयर इज ए परसेप्शन उन दोनों का जो है ना वो बहुत एग्जेजरेटेड है। अमेरिका का है फॉर देयर कैपेसिटी और कैपेसिटी टू हार्म, एक्चुअली टू डिस्ट्रॉय, और ईरान का है इट्स कैपेसिटी टू इंड्योर पेन। लेकिन बोथ ऑफ देम दे हैव अ लिमिट। ये एक बड़ी गलतफहमी है एट द लेवल ऑफ परसेप्शन।
और रियलिटी ये है कि दोनों ही बचाना चाहते हैं अपने कोर इंटरेस्ट जो है। अमेरिका का कोर इंटरेस्ट जो मुझे नजर आ रहा है कि दे वांट टू विन अ वॉर विदाउट एक्चुअली फाइटिंग अ बिग वॉर। ये तो स्क्रिमिशेस थे अकॉर्डिंग टू देम, एंड आई आल्सो वुड लाइक टू कैटेगरी। लाइकवाइज ईरानियंस आल्सो थिंक कि हमने जो विक्ट्री एक हम लोग जज्बात में आके कहते रहे हैं और वो अपने अवाम को भी ये बावर कराते रहे कि जी ये एक हमने विक्ट्री कर ली है, बिकॉज वी परसिस्टेड, हमारी गवर्नमेंट रही। सो बेसिकली दिस वाज अ विक्ट्री ऑफ द रिजीम। देखिए, वी हैव टू मेक ए डिस्टिंक्शन। हमें हमारे दोस्त हैं, हमारा बहुत उनके साथ जल लगाव है, लेकिन एज ए एनालिस्ट वी हैव टू बी ऑब्जेक्टिव। ईरान में 3 चीजों पे स्टेक था। दिस ईरान एज अ स्टेट, द रिजीम and the people of Iran. इसमें yes, यकीनन the regime has survived. State is bruised. बहुत बहुत नुकसान हुआ है। लोग तो बेचारे बहुत ही मजलूम पहले ही थे, मजीद मजलूम हो गए। इसी तरह से अमेरिका के हवाले से उसका जो असल टारगेट था टू स्ट्रेंथन इजराइल एंड उसकी, और चूंकि इजराइल ने ही मैनिपुलेट किया, यस उसको ये फायदा हुआ कि इजराइल एक लिहाज से फिर दोबारा सांस ले रहा है और दोबारा शायद तैयारी कर रहा है। अमेरिका को इटसेल्फ तो बड़ा नुकसान हुआ है। पूरी दुनिया की एनर्जी मार्केट तहस नहस कर दिए, स्टॉक मार्केट तहस नहस कर दिए। उनके अपने जो वेलफेयर में जाने वाले फंड्स थे वो वॉर में 87 बिलियन डाल दिया है। सो आई थिंक देयर इज दिस पोटेंशियल एंड रियलिटी और कंट्रास्ट है। यानी आपने अच्छा नुक्ता उठाया कि दोनों अतराफ के अंदर जो नजरियात हैं वो अपने अपने तई अपने आप को बड़ा बनाने के। चिश्ती साहब, आप क्या सर समझते हैं कि अभी एक थॉट तो ये पाई जाती है कि वो जो पेंटागन की एक रिपोर्ट है जिसमें पैट्रियट और थार्ड मिसाइल की बैटरीज के हवाले से बात की गई कि उसके इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, इस वजह से जो है ये एक वक्फा डाला गया है कि स्टॉक पाइल के अंदर इजाफा किया जाए। दूसरी तरफ ट्रंप कहते हैं कि गोला बारूद पूरी दुनिया का जो इस वक्त है उससे ज़्यादा हमारे पास मौजूद है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं, ईरानियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, उनके कोस्टल एरिया के ऊपर जितनी बमबारी हो चुकी है, मवासलाती निज़ाम उनका तबाह हो चुका है, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। तो सर क्या है ये टाइम बाइंग प्रोसीजर है या फिर आप समझते हैं कि नहीं अभी इब्तदा एक ऐसी हो गई जिससे अच्छे की उम्मीद लगाई जा सकती? जी बहुत शुक्रिया असद साहब। बुनियादी तौर पे देखिए, जो आप भी बात कर रहे थे और मिस्टर साहब बात कर रहे थे कि ये पेन इंड्योर करना और पेन इन्फ्लिक्ट करने की बेसिकली मुकाबला है इस वक्त। ईरान, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी स्टेज पर ईरान चला गया था कि जहां पे जो कोस्टल एरियाज हैं उनको इन्फ्लिक्ट कर दिया गया इतना डैमेज, क्योंकि उन्होंने ये ज़हन में रखिएगा कि आयतुल्लाह ख़ामनेई ने अपनी जिंदगी में 7 सक्सेशनल टीयर्स बना दिए थे कि अगर मैं ना रहूं तो मेरे बाद ये फिर ये फिर ये। ठीक। इसी तरह तकरीबन इनके 32 के करीब डिस्ट्रिक्ट हैं जो तमाम ऑलमोस्ट ऑटोनोमस हैं। उनको टारगेट प्रायोरिटाइजेशन और लेडर ऑफ एस्केलेशन का पहले से ब्रीफ किया गया है कि जब ये होगा तो आपने ये करना है, इसको टारगेट करना है, इस इंटेंसिटी से करना है, इस टाइम पे करना है। इसीलिए आपने देखा कि ऑलमोस्ट 49 लीडर, तमाम टॉप लीडर शहीद कर दिए गए इस दफा, 37 पिछली दफा, 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट। लेकिन वो कोई वैक्यूम क्रिएट नहीं हुआ लीडरशिप का, कोई क्राइसिस डिसीजन मेकिंग का आपने नहीं देखा। तो मेरा ख्याल है ये बुनियादी तौर पर दोनों का इन्हीं 2 लफ्जों के दरमियान ही मुकाबला है कि पेन कौन इन्फ्लिक्ट कर सकता है, कौन इंड्योर कर सकता है। ईरान ने क्या किया? ईरान ने पहले इंड्योर की और फिर अमेरिका पर एक कॉस्ट या पेन इन्फ्लिक्ट कर दी इस तरीके से कि पहले वो लड़ रहा था हॉरिजॉन्टली वॉर। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि वो एस्केलेशन लेडर पे ऊपर नहीं जा रहा था। जो उसने मुल्कों को सब्जेक्ट किया, वो कतर किया, सऊदी अरब किया या बहरीन और कुवैत और इनको हमला किया, उसी को उसने पार्ट 2 जो वॉर हुई है एस्केलेशन उसमें रिपीट किया। लेकिन इस दफा एक और डायमेंशन उसने ऐड की, वो किया जॉर्डन को ऐड। जॉर्डन में 2 मतलब थे उसके, एक तो लेडर ऑफ एस्केलेशन बढ़ाई, नंबर 2 उसने वर्टिकली एस्केलेट किया, नंबर 3 उसने ये बताया कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं बचा ईरान के पास, नेवी खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गई, मिसाइल खत्म कर दिए, उसने अपनी रीच दिखाकर बताया कि मैं शॉर्ट ऑफ इजराइल, अबाउट 100 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ इजराइल भी फायर कर सकता हूँ। 1600 किलोमीटर पे इजराइल है, उसने कुछ 1400-1500 किलोमीटर पे फायर कर दिया। तो अपनी उसने मिसाइल टेक्नोलॉजी, आर्सेनल को भी प्रूव कर दिया। तो आई थिंक सो कमिंग कंक्लूजन में मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये रियलाइज करवाया गया है कि एस्केलेट करके हम नहीं कर पा रहे, हमने प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करके देख लिया, नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक बैक ऑफ इसलिए करना पड़ेगा कि जो वेपन्स की हम बात कर रहे हैं और आपने भी इशारा किया और मैं जंग के दिनों में भी बात करता है, इनका एसेट डिप्लीट हुए हैं और ईरानियन चाहते हैं कि उनका असला डिप्लीट हो और एक थ्रेशोल्ड और विंडो वल्नरेबिलिटी अमेरिका खुद खोले। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका के पास ऑप्शंस मिलिटरीली ये नहीं है कि असला खत्म हो गया,
ये है कि उन्होंने एक मिनिमम डेटरेंस थ्रेशोल्ड फॉर चाइना एंड अदर प्लेसेस रखनी होती है। आई थिंक वो टच कर गई। अब ना हरमुज और बाबुल मंदब वाला जो इस वक्त मकाम है वो तो एक चौक पॉइंट बना हुआ है। वो जो कैस्पियन सी के अंदर एक वाकया पेश आया जिसपे एक ईरानी जहाज को टारगेट किया गया है यूक्रेन की तरफ से, और यूक्रेन ने कहा कि असलहा जो है वो इसके अंदर मौजूद था, और डिनाई किया ईरानी हुकाम ने, और ईरानी हुकाम ने ये कहा कि हम इसका जवाब देंगे। तो क्या इसे यूक्रेन और रशिया के मामले की नजर से देखना चाहिए, या इसके डॉट जो हैं वो ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी लिंक करने चाहिए? देखिए, ईरान तो हर उस मुल्क को टारगेट कर रहा है और एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज कर रहा है जो उसकी इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है, और चाहे वो यूक्रेन हो, जाहिर है। और डेफिनेटली मेरा ख्याल है रूस की भी ये मर्जी होगी कि अगर इस तरह का कोई सबक यूक्रेन को ईरान सिखाए तो लेटर ऑफ एस्केलेशन, जो मैं पिछले सवाल कह रहा था, कि और बढ़ जाएगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी दूर ईरान को टारगेटिंग करनी चाहिए, बिकॉज एक एलिमेंट ऑफ डेल्यूट भी हो जाता है सारा। आपका वेपन सिस्टम है, मिलिट्री है, आपके डिफेंस और मिसाइल्स हैं। तो ये आई थिंक वन टाइम स्टैंड अलोन एक प्रोहिबिटिव मैसेज दिया है शायद ईरान ने, कि अगर मेरी ट्रैफिक को कुछ कहा गया या मेरे इनबाउंड जहाजों को कुछ नुकसान पहुंचाया गया तो मैं इन्फ्लिक्ट करूंगा। नहीं सर, खबर ये है खालिद चिश्ती साहब, खबर ये है कि एक जहाज जो रशिया से निकला और ईरान आ रहा था, उसे बहेरा कैस्पियन के अंदर यूक्रेन की जानिब से निशाना बनाया गया, जिसमें एक शख्स की हलाकत हुई, 2 जख्मी हुए। ईरानी हुकाम ने जवाबन जो है वो तलब किया यूक्रेनी सफीर को, उसके सामने एहतजाज किया और उसको ये पैगाम दिया कि इसका जवाब दिया जाएगा। जी, मैं यही अर्ज कर रहा था कि यूक्रेन इस पोजीशन में नहीं है कि एस्केलेट करे। ये वन टाइम स्टैंड अलोन तो उसने एक प्रेशर में करके अमेरिका और एनकरेजमेंट इजराइल को उसको एंगेज करने की कोशिश की होगी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ईरान को नहीं चाहिए कि इसको एस्केलेट करे उस तरफ और डाइवर्सिफाई करे अपनी एफर्ट्स को। ऑल्दो ये इसको ल्योर, इसको हम मिलिट्री टर्म में बेट एंड सैंडविच भी कह सकते हैं कि एक बेट दी गई है उसको जानबूझकर एक सिचुएशन क्रिएट करके, ताकि, क्योंकि ईरान इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा उसको एतमाद है अपनी कैपेबिलिटीज पर, अपनी रीच पर और अपने असले के पर। तो वो ये चाह रहे हैं शायद पॉसिबली इजराइल और यूक्रेन मिलकर के किसी तरीके के ईरान को इस तरफ इंडल्ज किया जाए और इसकी फोर्सेस को और इसकी एमिंग को डीफोकस किया जाए और डाइल्यूट किया जाए। तो ये वन टाइम स्टैंड और उसने थ्रेट और काउंटर थ्रेट अगर ईरान ने कर दिया तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको एंगेज करना चाहिए। ये एक ट्रैप बुनियादी तौर पर हो सकता है जो इस वक्त ईरान को सूट नहीं करेगा। जो वो मिलिटरीली फोकस कर रहा है मिडल ईस्ट की तरफ, राइट और रॉन्ग नहीं, मैं मिलिट्री स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, उसको उधर ही फोकस करना चाहिए। ये डेफिनेटली एक एफर्ट है और मेरा ख्याल है इजराइल की स्पॉन्सर्ड होगी कि ईरान को डाइल्यूट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्ट्रैक्ट करने पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक बैक एंड पे उसको डाइवर्ट करने के लिए उसकी तारीफ वजह उसको यूक्रेन से एंगेज करवा दिया जाए। यूक्रेन की भी मेरा ख्याल है प्रोलॉन्ग पोजीशन तो नहीं होगी, लेकिन उन्होंने वन टाइम ऐसी कोशिश की है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ईरान को ऐसा एस्केलेशन उस तरफ कैस्पियन सी की तरफ लेके जानी चाहिए। सही। अब चिश्ती साहब, जीआर बलोच साहब जो हैं उनसे राबिता मुनक़ता हो चुका है। मैं अगला सवाल जो इसी तनाजुर के अंदर है, जहाँ पे आपने इजराइल का हवाला दिया कि इजराइल ने एस्केलेट करवाया होगा। सर, आगाज़ तो इजराइल के पुश करने पे हुआ था, ट्रिगर तो उसने किया था, तो इस वक्त वो खामोश बैठा है, महाज कहीं और जारी है, भुगत कोई और रहा है, आलमी सतह पे उसका असर कहीं और पड़ रहा है, लेकिन इजराइल की पोजीशन जो है वो मजबूत है, कमज़ोर है, पहले जैसी है, नहीं है, मुस्तकबिल में क्या होगी इसके बारे में बात नहीं हो रही। तो इसकी वजूहात क्या है? देखिए, यह सब ट्रिगर उसने, बिल्कुल आप कह रहे हैं, ठीक किया। मतलब आप ठीक कह रहे हैं कि उसने ट्रिगर किया, लेकिन बाद में जब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं हासिल हुए तो हम वो बचपन से या जवानी से पढ़ते आ रहे हैं कि विक्ट्री हैज मैनी फादर्स। तो अब वो जो डिफीट होती है वो ऑर्फन होती है। तो अब आप जब देखा इजराइल ने कि ये तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, सारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स कॉम्प्रोमाइज हो गए, वो विन और विक्ट्री क्विक 4 से 6 हफ्ते वाली मिली नहीं। आज एग्जैक्टली 27 जुलाई है और 150 दिन हो गए आज जंग को शुरू या दरमियान में पॉज के साथ। 150 दिन में जब नहीं हो सका, ऑलमोस्ट 5 महीने से ऊपर हो गया, तो फिर क्या है इसका मतलब? उसका मतलब ये है कि अब इजराइल को अपनी फिक्र पड़ गई, नेतन्याहू को खासतौर पर 2 महीने बाद उसके अपने इलेक्शन है। आपने नोट किया वो चाहता है कि किसी तरीके से अब अमेरिका फेस करे, अमेरिका मिलिट्री एक्सपेंड करे, अमेरिका ही एम्बैरस हो, ताकि मेरी एक फेस सेविंग हो, क्योंकि इलेक्शन आएगा। अगर ईरान एक्टिवली इंगेज करता है इसके खिलाफ, इजराइल इंगेज करता है इस वक्त, तो जाहिर है एक फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, फिर लोग इवेल्युएट करेंगे। ईरान को भी सूट करता है, ईरान को इसलिए सूट करता है कि स्टैंड ऑन अमेरिका आ रहा है, सिर्फ स्टैंड अलोन बजाय 2 दुश्मनों को इकट्ठा आने से वो बेहतर समझता है बारी बारी आए या एक एक करके आए।
तो अमेरिका जब आ रहा है तो उसके अपने मिलिट्री आर्सेनल और स्टॉक पाइल की फिगर पड़ गई है। 3 महीने बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का भी इलेक्शन है, तो आई थिंक रिएक्शन डिलेमा में है प्रेसिडेंट ट्रंप भी, नेतन्याहू भी, और ऑब्वियसली ईरान उनकी डिसीजन मेकिंग लूप के अंदर घुस चुका है। ईरान चाहता है कि मैं इसको ऐसा स्ट्रेच करके 2-3 महीने तक ले जाऊं ताकि इनको पॉलिटिकली तो एलिमिनेट नहीं कर सकता, मिलिटरीली एलिमिनेट कर दे, उनका फ्यूचर कैरियर दोनों का बारी बारी खत्म करे, ताकि आने वाले वक्तों में इजराइल की किताबों में भी और अमेरिका की किताबों में भी ये पढ़ाया जाए कि 2-3 दिहाइयां शायद ईरान को अमन मिल जाए और वो स्ट्रैटेजी पढ़ें कि क्यों ईरान ने इतनी रेजिलियंस दिखाई थी और क्यों दोबारा अटैक नहीं किया जाना चाहिए, क्यों ईरान ने इतनी मज़ाहमत दिखाई थी और क्यों दोबारा अटैक नहीं किया जाना चाहिए था। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेने के साथ ही मौजूद हैं कुवैत और पाकिस्तान के होने वाले मुआहदे की तौसीक के ऊपर बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई ताउन के मुआहदे की बाकायदा तौसीक ने खित्ते की बदलती हुई स्ट्रेटेजिक तरजीहात को नुमायां किया है। कुवैत की जानिब से हालिया दिफाई मुआहदे की मंजूरी 3 साल बाद दी गई है, क्योंकि इस मुआहदे के मुसव्वदे पर 2023 में दस्तखत किया गया था और अब 2026 में यह नाफिजुल अमल हुआ। इस मुआहदे में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ, जिससे एक बार फिर यह वाज़ेह हुआ कि दोनों ममालिक सिर्फ अलामती नहीं बल्कि इदारा जाती और तवीलुल मुद्दती दिफाई शराकत दारी की जानिब बढ़ रहे हैं। हालिया मुआहदे के तहत एक मुश्तरका फौजी कमेटी कायम की जाएगी जो हालिया मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी करेगी, और ये कमेटी न सिर्फ मुश्तरका दिफाई मशकों और दौरों का इनेकाद करेगी बल्कि नए प्रोग्राम्स, मनसूबाबंदी और साबिका सरगर्मियों का जायजा भी लेगी। यह मुआहदा इब्तदाई तौर पर 5 साल के लिए मौसर होगा, जबकि इसकी खुदकार तौर पर तजदीद होती रहेगी, जो इस बात का इशारा है कि दोनों ममालिक इसे एक मुस्तकिल फ्रेमवर्क के तौर पर देख रहे हैं। यह मुआहिदा इसलिए भी अहम करार दिया जा रहा है कि हालिया दिनों में ईरान की जानिब से कुवैत पर अमरीकी अड्डों पर हमलों का सिलसिला जारी है, जिसके बाद कुवैत के पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन को अपनी सिक्योरिटी हिकमत अमली को मतनू बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरी सूरत हाल का दिलचस्प पहलू यह है कि खलीजी ममालिक रिवायती तौर पर अपनी दिफाई जरूरियात के लिए अमरीका पर इन्हसार करते रहे, लेकिन मौजूदा हालात ने उस इन्हसार पर सवालात उठा दिए, क्योंकि अमरीका ईरान के साथ हालिया कशीदगी में उन ममालिक को अपनी दिफाई छतरी फराहम करने में बुरी तरह नाकाम रहा, जिसके बायस इलाकाई ताकतें मुतबादिल शराकतदारों की तलाश में है। पाकिस्तान माजी में भी खलीजी ममालिक के साथ दिफाई ताउन करता रहा है, जिसके बायस वो इस खला को किसी हद तक पुर करने की पोजीशन में है। इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के दरमियान मुमकिना इलाकाई इत्तेहाद कायम करने के हवाले से सिफारती सतह पर राबितों में तेजी इस इम्कान को तकवीयत दे रही है कि एक नया सिक्योरिटी ब्लॉक तश्कील पा सकता है। यह मुमकिना इत्तेहाद खित्ते में ताकत के तवाजुन को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकता है, और यह इम्कान भी मौजूद है कि इस इत्तेहाद में खलीज के कुछ और ममालिक भी शामिल हो जाएं। दूसरी जानिब कुछ तज्जियाकारों का ख्याल है कि ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बायस खलीजी ममालिक अमरीका के मजीद करीब भी हो सकते हैं, क्योंकि वो उसे अब भी एक बड़ी अस्करी कुव्वत और सिक्योरिटी जामिन के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन हालिया वाकयात ने यह वाज़ेह किया है कि सिर्फ बैरूनी ताकत पर इन्हिसार काफी नहीं, बल्कि मौजूदा हालात में इलाकाई ताउन नागुज़ीर हो चुका है। यूं पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई मुआहिदा सिर्फ एक दो तरफा पेशरफ्त नहीं बल्कि एक वसी तर इलाकाई तब्दीली का हिस्सा मालूम होता है। यह मुआहिदा इस बात की अलामत भी है कि खत्ते के ममालिक अपनी सिक्योरिटी तरजीहात को असर नौ तरतीब दे रहे हैं, नए इत्तेहादी ढूंढ रहे हैं और बदलते हुए हालात में खुद को ज्यादा मौसर अंदाज में महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि यह रुझान किस हद तक एक मुनज़्ज़म इलाकाई इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार करता है और इसके असरात मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया की सियासत पर किस हद तक मुरतब होते हैं। नज़ीन, खालिद चिश्ती साहब साथ ही मौजूद हैं। चिश्ती साहब, पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान ये जो दिफाई मुआहिदे की तौसीक है, ये खित्ते की स्ट्रेटेजिक समत का किस हद तक अहाता करती है या उसका तयन करती है? और बिलखुसूस सवाल ये कि 2023 के अंदर जो मुआहिदा तय पा रहा था, उसकी तौसीक का 2026 में इन दिनों के अंदर होना, उसकी वजह या उसका पैगाम क्या है? जब भी दो मुल्क कन्वर्ज करते हैं, चाहे वो किसी भी अलायंस पे जाए, मिलिट्री या कोई और, खास तौर पर अगर दिफाई किस्म का एग्रीमेंट होता है तो उसके अंदर 2-3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नंबर 1 होता है कि दोनों ममालिक की नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज करती है। नंबर 2 होता है कि जो इंडिविजुअल कैपेबिलिटी है, चाहे वो एक तरफ मिलिट्री की हो, एक तरफ स्किल की हो, मैं बाद में आता हूं, और एक तरफ फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी की हो, वो कन्वर्ज करती हैं। नंबर 2। नंबर 3 ये होता है कि एक वैक्यूम जो क्रिएट हो गया है वो कितना है, यानी पाकिस्तान और कुवैत के आपस में आने के लिए आपस में वो वैक्यूम क्रिएट वर्केबल है। नंबर 4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि जिस मुल्क पर इन्हिसार करके कन्वर्ज किया जा रहा है वो ट्रस्टेड है,
या एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड एक सिर्फ बनाए और कल को वो किसी प्रेशर में कम करके बैक ऑफ कर जाएगा। अब एक एक करके टच करते हैं। नंबर 1, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की कन्वर्जेंस बनी मई 2025 की अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस में, जो मुसल्लह अफवाज ने बैक बाय पाकिस्तानी अवाम एंड खासतौर पर पाक फिजाइया ने जो परफॉर्म किया, दुनिया ने हमारी उस महीने में तकरीबन 14 महीने पहले तो ये समझा कि हम एक रीजनली स्टेबलाइजिंग फैक्टर हैं और हमारे बगैर यहाँ की इक्वेशन नहीं ठीक बन सकती। अब साल गुजरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ईरान और अमेरिका के दरमियान हमने कन्वर्ज करवाई इंटरेस्ट, तो लोगों ने हमें ग्लोबल पीस मेकिंग पीस कंट्रीब्यूटिंग मुल्क के तौर पर जाना। ये एक हमारी सिग्निफिकेंस हमने अपनी अचीव की, जिससे हमारा एक इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ विच वाज ऑब्वियसली कॉज्ड बाय अ मिलिट्री विन ओवर इंडिया। नंबर 1, जब ये अब एक कुवैत को इनसिक्योरिटी पैदा आपने देख ही लिया, जो इनसिक्योरिटी पैदा हुई है, तो वो अब कन्वर्जेंस हम निकलती देख रहे हैं। दूसरा एक ऑटोमेटिकली वैक्यूम भी बना है, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था, वो ये वैक्यूम बना है कि अमेरिका के जितने बेसिस थे वो खुद निशाना बन गए। तमाम अरब ममालिक ने रियलाइज कर लिया होगा, वो चाहे पब्लिक में माने या ना माने, कि अमेरिका का वो इन्फ्लुएंस अब नहीं रहा जो 27 फरवरी 2026 को था। उतनी ज्यादा एक एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट नहीं रहा। अरब ममालिक ने ये भी देखा कि ये जो बेसिस और स्टेशन दिए हुए थे, वो बजाय इसके डिटर करते, उन्होंने अटैक्स को लेवर किया अपनी तरफ, यानी वो इटसेल्फ अट्रैक्शन बन गए ईरान के लिए, तो वो एक कमजोरी साबित हुई। उन बेसिस को अमेरिका डिफेंड नहीं कर सका, तो वो इन्फ्लुएंस कॉम्प्रोमाइज हुआ। जब इन्फ्लुएंस कॉम्प्रोमाइज हुआ तो एक कमजोरी आ गई नजर, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। वो पाकिस्तान एक नेचुरल एलाई बनता है, चॉइस के रीजनली अवेलेबल है। नंबर 1, परफॉर्मेंस बेस्ड है, हमने वॉर टेस्टेड, हमारी सीजन्ड फोर्सेस भी हैं और हमारे मिलिट्री हार्डवेयर भी देख लिया दुनिया ने। और लास्ट मैंने जो पिछले सवाल के पार्ट में कहा, पिछले में, हम ट्रस्टेड हैं कि नहीं है, तो हमने साबित किया कि सऊदी अरब के साथ हमारी फोर्सेस गई हुई हैं, ऑल्दो हम किसी से लड़ने नहीं गए, लेकिन जहां पे हमने कमिटमेंट दी थी हमने ऑनर भी की है, हमने पॉलिटिकल प्रेशर नहीं लिया इन हालात में, खासतौर पर जब एक तरफ ईरान था फिर भी नहीं लिया। तो आई थिंक सो कि एक नेचुरल कन्वर्जेंस है, बड़ी उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में और ज्यादा कन्वर्ज करें। अच्छा सर, आपने कुवैत के हवाले से बात की, मजमूई एतबार से जब बात हो रही थी एक नए सिक्योरिटी ब्लॉक बनने की, तो तब बात हो रही थी सऊदी अरेबिया की, बात हो रही थी तुर्किया की, बात हो रही थी मिस्र की, बात हो रही थी पाकिस्तान की। फिर कुछ लोगों ने उसके अंदर ऐड किया कि अरब ममालिक जो हैं वो भी उसके अंदर आ जाएंगे, कुवैत का तज़किरा किया गया, कतर का तज़किरा किया गया, ओमान का तज़किरा किया गया। तो अभी अगर कुवैत की जानिब से ये 2023 की एक अंडरस्टैंडिंग है जिसके ऊपर अब उसको तौसीक दी गई है, तो मुस्तकबिल करीब के अंदर क्या दूसरे ममालिक जो हैं वो भी इस दायरे कार के अंदर आते दिखाई देते हैं, और अगर आते हैं तो फिर उसके नताइज जो हैं वो उस एलाई तक क्या जाएंगे जिसने अपनी एक डिफेंस अम्ब्रेला उनको मुहैया कर रखी थी? जी, आपने मेरा ख्याल है जवाब भी पार्शल दे दिया अपने सवाल में, और मैं तो डे वन से ये बिलीव करता हूं कि एक कन्वर्जेंस और वैक्यूम अपनी जगह है, लेकिन एक शर्त बड़ी जरूरी होती है जो पिछले सवाल के जवाब में भी ऐड कर लें या अभी हम बात कर लेते हैं, वो ये होती है कि आपके अंदर जो दूसरे मुल्क के साथ, खासतौर पर अमेरिका के साथ अगर आपकी कन्वर्जेंस बनी थी, तो उसमें ऑब्लिगेटरी एलिमेंट कितना था, यानी आपने क्या बॉन्डेज भरी थी या एग्रीमेंट किया था या ऐसी कोई टाई डाउन की थी शरायत जो आप उससे निकल सकेंगे कि नहीं निकल सकेंगे। तो ये बड़ा जरूरी है। अभी इन्हीं ममालिक पर डिपेंडेंट ये होगा कि उन्हें कितनी ऑब्लिगेशन है, उनके स्टेक क्या है। आया अमेरिका को जब नहीं, ऑब्वियसली इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर आप अमेरिका की जगह को पुर करेंगे तो एक कंफर्ट जोन तो खराब होगा अमेरिका का, और खासतौर पर अगर एक डाइवर्जेंस हो जाती है, एक रीजनल इन्फ्लुएंसेस बनना शुरू हो जाते हैं, रीजनल को एलाइज बन जाते हैं, तो वो अमेरिका के लिए तो कंफर्टेबल नहीं होगा, वो तो चाहेंगे। आपने देखा मार्को रूबियो फौरन जंग के दौरान जब खत्म हुआ था और पीस हुआ था थोड़ी देर के लिए, फौरन मिडल ईस्ट में आए थे, और मेरा अंदाजा यही है कि उन्होंने तमाम अरब ममालिक को ये अश्योर करवाया होगा कि आप हम पे भरोसा रखें, हमले जरूर हुए हैं लेकिन अभी भी हम सुपर पावर हैं, हमें ईरान को जिनी नहीं बनने देंगे। और आखिरी मैं अपनी बात के सपोर्ट में कहूंगा कि अभी देखें सिविलियन न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात की है, सऊदी अरब को फेवर करने के लिए अमेरिका ने बात की है, ये भी वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं बुनियादी तौर पर बाकी ममालिक को कि हम सऊदी अरब के साथ कर सकते हैं, तो अगर आप हमारे अम्ब्रेला के नीचे रहें तो आपके साथ भी ऐसा ही सलूक हो सकता है, आपको फेवर दी जा सकती है। तो अमेरिका अब इंसेंटिवाइज करना उसकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि मिलिटरीली तो एक करके देख लिया तमाम ममालिक ने, उन्होंने देखा कि वल्नरेबिलिटी भी हुई, गुडविल भी खराब हुई उस मुल्क के साथ, और ऑन टॉप ऑफ दैट लोगों का, जो उस मुल्क के लोग हैं, जो विक्टिम मुल्क का, चाहे वो कतर हो कोई, तो उनके अपने लोगों का एतमाद भी खराब हुआ और अपना ट्रस्ट डेफिसिट आया बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। चाहे वो मीडिया में रिपोर्ट हो ना हो, लेकिन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती कि जब आपके मुल्क पर हमले हो रहे हो तो लोग परेशान होंगे कि जब इस जंग में है ही नहीं,
तो हमारी ऑयल रिफाइनरीज को और हमारी इंस्टॉलेशन को क्यों तबाह किया जा रहा है? तो आई थिंक एक न्यू फाउंड रेलेवेंस जरूर है, बट डिपेंड करेगा कि वो कितना इन्फ्लुएंस अमेरिका का खास तौर पर कम करने में कामयाब होते हैं ममालिक, और जब डाइवर्ट करते हैं तो उधर इतना इंसेंटिवाइज ले सकते हैं कंपनसेशन अपनी या नहीं ले सकते। अच्छा सर, एक सवाल है वो मुआशी एतबार से मुतल्लिक है। मैं उसमें एदादुशुमार नहीं चाहूँगा कि एदादुशुमार बयान किए जाएं कि किस हद तक फ़ायदा होगा, लेकिन इस तरह के दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुआशी फ़वाइद किस तरीके के हासिल किए जा सकते हैं, और फिर साथ में ये भी कि दो तरफ़ा अगर दिफाई प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो उसके साथ मुआशी प्रोग्राम्स को तक़वियत देना या उसके दायरा कार को वसी करना किस हद तक आसान होता है, और जहाँ तक बात हो रिलेशंस के हवाले से या वर्क वीज़ाज़ के हवाले से तो उस पे इम्पैक्ट उसका किस तरीके से निकलता है? यासिर साहब, अच्छा सवाल भी है बहुत, और ये बड़ा लॉजिकल बात है। देखिए, जब भी दो मुल्क डिफेंस एग्रीमेंट में जाते हैं तो इसका मतलब है कि ट्रस्ट का जो कंफर्ट का लेवल है वो तो बहुत इंतहा को छू चुका है। ठीक, इसका मतलब तभी आपने दिफा के लिए आप दूसरे मुल्क पर डिपेंडेंस होते हैं। इस सूरत में पाकिस्तान के पास एक ऐसी मिलिट्री है, हार्डन्ड एक्सपीरियंस है, वॉर सीजन्ड हमारे क्रू है, हर तरह का सोल्जर, सेलर्स और एयरमैन हमारे वॉर टेस्टेड है। तो हमारी एक एडवांटेज है। हमारी लिमिटेशन है फाइनेंशियल रिसोर्सेज और अफोर्डेबिलिटी, वहां पे दूसरे मुल्क कुवैत आके कन्वर्ट कर सकता है। एक बात, जब इस तरह की मिलिट्री एग्रीमेंट्स होते हैं वो दिहाइयों तक जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब मिलिट्री एग्रीमेंट दिहाइयों तक जाएगा उसका मतलब है इकोनॉमिक ऑटोमेटिकली जाएगा। मैं छोटी सी आपको एक मिसाल दे देता हूं। हमने अमेरिका से F-16 लिए थे 1982 में। आज 44 साल हो गए अमेरिकी F-16 हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जब आप एक मुल्क से जहाज लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम JF-17 थंडर एक मुल्क को बेचते हैं, तो उसका मतलब ये है कि एक रिलायबिलिटी आई, नंबर 1 ब्रिज हुआ, ट्रस्ट का एक ब्रिजिंग हुई। नंबर 3 इकोनॉमिक इस तरह होती है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, आप ट्रेनिंग देते हैं, आप स्पेयर पार्ट्स देते हैं, आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स करते हैं, और कंटिन्यूड एंगेजमेंट जब आप मिलिट्री फ्रंट पे करते हैं तो आप बैरियर्स नहीं लगा सकते दो मुल्क के दरमियान की ये तो मिलिट्री हमारी कन्वर्जेंस है। फिर सिर्फ कन्वर्जेंस हो जाती है और बीच में इकोनॉमिक या मिलिट्री के बैरियर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक आपका ट्रस्ट होता है, एक गुडविल होता है, और आप एक दूसरे को बिल्ड करना या मजबूत होता देखना चाहते हैं, नॉट ओनली मिलिटरीली बट इकोनॉमिकली ऑल्सो। अच्छा सर, आप समझते हैं कि ये जो मुआशी एतबार से, दिफाई एतबार से, ये सिफारती एतबार से हमारे जो रिलेशंस हैं वो मजबूत हो रहे हैं, तो इसके तनाजुर में इस ब्लॉक के अंदर कहीं ना कहीं मुस्तकबिल के अंदर ईरान दिखाई देगा, या फिर ईरान इस पूरे मंजरनामे से बाहर होगा और हमारा ताल्लुक तो उसके साथ होगा लेकिन वो इस ब्लॉक का हिस्सा नहीं होगा? यासिर साहब, मैं सिर्फ इतना देख रहा हूं कि ये सारे का सारा रिजल्ट डिपेंडेंट करेगा ऑन द आउटकम ऑफ द वॉर, और जो भी अल्लाह करे जल्दी हो एग्रीमेंट बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। जितना इन्फ्लुएंशियल ईरान निकलेगा वहां से, उतना ही ईरान के लिए डाइवर्ट अवे करना आसान होगा, नंबर 1। उतना ही रिलेटिवली वेलकम करना नेबरिंग मुल्कों को, चाहे वो तुर्की हो, पाकिस्तान हो, इजिप्ट हो, उतना निस्बतन आसान होगा, क्योंकि ये बड़ी थिन लाइन है। जो वैक्यूम आप क्रिएट देखना चाहते हैं कि वो बेसिकली अमेरिका का छोड़ा हुआ वैक्यूम है। तो अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लेना बड़ा जरूरी होगा। वो स्टैंड अलोन ये ऑफ द शेल्फ या कैश एंड कैरी टाइप डील्स नहीं होती। आपने डाइवर्जेंस देखनी होती है, एप्रीहेंशन देखनी होती है, और रिजर्वेशन देखनी होती है। खास तौर पर अगर वो सुपर पावर जगह खाली कर रही है तो आपको आई एम श्योर एतबार में लेना पड़ेगा, अदरवाइज जाहिर है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। और जैसे मैंने कहा कि इसकी वॉर की आउटकम पर डिपेंडेंट होगा कि ईरान कितना प्रेडोमिनेंटली अपनी फेवर में लेता है, और अमेरिका को कितनी बेहतर समझ आई है कि अब मुझे इस एरिया से बैक ऑफ करना चाहिए, चाहे उसकी लिमिटेड हो या ऑल आउट हो, ताकि एक नेचुरल अलायंसेस लोकल मुल्क आपस में बना सके, म्यूचुअली डिपेंडेंट हो। अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल जिसका एक शॉर्ट कमेंट कीजिएगा कि क्या मुस्तकबिल के अंदर ये पूरा मंजरनामा जो है ये कहीं ना कहीं अब्राहम अकॉर्ड की तरफ जाता दिखाई देता है, या वो अलग बहस है, ये अलग सूरत है? मेरा ख्याल है मिक्स नहीं होना चाहिए, और आई होप एंड प्रे कि मिक्स नहीं हो, लेकिन कोई भी दुनिया में देयर इज नो फ्री लंचेस बेसिकली। आपने देखा न्यूक्लियर एनरिचमेंट की उन्होंने सऊदी अरब को दी, और साथ ही उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड का भी एक इंसेंटिवाइज कर लिया, कैरेट एंड स्टिक वाला कर दिया कि हम आपको ये करेंगे तो आपको भी रेसिप्लिकेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये हो तो मेरा ख्याल एक एलिमेंट ऑफ यूनिटी मुसलमान मुल्कों में दोबारा रहनी चाहिए या रिवाइव करनी चाहिए कि ये उसके अगेंस्ट खड़े हों जब तक फलस्तीनी स्टेट ना बने। जब तक फलस्तीनी रियासत नहीं बनती, इस उसूल के ऊपर डटे रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, भारत की नौजवान नस्ल ने
किस हद तक कोहराम मचाया और उसके क्या नताइज रहे, उस पर बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा इसमें। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत के वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से दिया गया धरना खत्म हो चुका है और दारुल हुकूमत में बज़ाहिर एक बार फिर हालात मामूल पर आ चुके हैं। नई दिल्ली के मरकजी इलाके जंतर मंतर में नई नस्ल ने सिर्फ अपने तालीमी मुस्तकबिल पे बात नहीं की, बल्कि नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व हुकूमत और उनके पूरे सियासी बयानिए को खुल के चैलेंज किया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस तहरीक की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है, जिसे एक ऐसी हुकूमत की गैर मामूली पसपाई करार दिया जा रहा है जो गुज़िश्ता 12 बरस से हुकूमत पर अपने मजबूत कंट्रोल और सख्त इमेज के लिए जानी जाती थी। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये सिर्फ एक वजीर का इस्तीफा नहीं, बल्कि इस बात का इशारा है कि मुनज़्ज़म और मुसलसल अवामी दबाव अब भी फैसला कुन साबित हो सकता है। एहतजाज के दौरान तलबा के 2 बड़े मुतालिबात थे, वजीर तालीम का इस्तीफा और उन खानदानों के लिए मुआवजा जिनके बच्चे इम्तिहानी बहरान के बायस जान से गए, जिसे मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किया गया। दूसरी जानिब पुलिस के क्रैकडाउन के बायस इस तहरीक की आवाम की गैर मामूली पजीराई जो है वो बढ़ती चली गई। 20 जुलाई को जब मुजाहिरीन पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे तो पुलिस के साथ झड़पों में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिसने मोदी हुकूमत के खिलाफ राय आमा की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। हुकूमत ने वादे किया कि बीजेपी के जेर इंतजाम रियासतों में मुजाहिरीन के खिलाफ कायम किए गए मुकदमात वापस लिए जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अब भी कई मकामात पर गिरफ्तारियां जारी हैं, जिससे हुकूमती पॉलिसी के हवाले से शुबहात पैदा हुए हैं। इस तमाम सूरत हाल में एक और अहम पहलू मोदी के गोदी मीडिया का किरदार रहा, क्योंकि एहतजाज के शुरू में मेन स्ट्रीम मीडिया एहतजाज को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करता रहा और उसे बैरूनी साजिश करार देने की कोशिश की गई, लेकिन सोशल मीडिया ने एक मुतबादिल बयानिया तश्कील दिया। नौजवानों ने न सिर्फ हुकूमती मौक़िफ़ को चैलेंज किया, बल्कि मीडिया की साख पर भी सवाल उठाए। यही वो मैदान था जहां मोदी हुकूमत को पहली बार वाज़े शिकस्त का सामना करना पड़ा। सियासी सतह पर भी इस तहरीक के असरात नुमायां रहे। अपोजिशन जमातों और खास तौर पर कांग्रेस ने इस मौके को हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने न सिर्फ तलबा के हक में आवाज उठाई, बल्कि पुलिस कार्रवाई पर मुआफी और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा भी किया। अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं ने भी कॉकरोच तहरीक को नई नस्ल की बड़ी कामयाबी करार दिया और तालीमी निजाम में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया। अब बुनियादी सवाल यह है कि हालिया तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा। कॉकरोच जनता पार्टी के रहनुमा भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है। उनका कहना है कि वो फिलहाल तंजीम नौ के मरहले में है और मुस्तकबिल की हिकमत अमली बतदरीज तय की जाएगी। ऐसे कुछ इशारे जरूर मिले हैं कि यह तहरीक सिर्फ तालीमी इस्लाहात तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि दीगर समाजी और माशी मसाइल को भी अपनी जदोजहद का हिस्सा बनाएगी। माहिरीन के मुताबिक इस तहरीक की सबसे बड़ी कामयाबी ही यह है कि इसने खौफ के माहौल को तोड़ा और सियासी अमल में नई जान डाली। नौजवान अब खुद को एक मौसर कुव्वत के तौर पर देख रहे हैं और यह एहसास मुस्तकबिल की सियासत में बड़ी तब्दीलियों का पेशखामा बन सकता है। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं। एक मुनज़्ज़म सियासी ढांचा, वाज़ेह क़यादत और तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली के बगैर किसी भी तहरीक का तसलसल बरकरार रखना मुश्किल होता है। कॉकरोच जनता पार्टी अगर वाकई एक मुतबादिल सियासी कुव्वत बनना चाहती है तो उसे जज्बाती नारों से आगे बढ़ के अमली मनसूबाबंदी करना होगी। यूं जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना खत्म होना इस तहरीक का इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नई सुबह का आगाज है और अब भारत की नौजवान नस्ल न सिर्फ सड़कों पर बल्कि सियासी ऐवानों में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करे। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। गुल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुल साहब, अभी ये जो सीजेपी का एहतजाज था और इस एहतजाज के नतीजे में वजीर तालीम का इस्तीफा दे देना, इस इस्तीफे को एक बड़ी अवामी फतह समझा जा सकता है। आप क्या समझते हैं कि क्या ये एक नए दौर का आगाज है या इस्तीफे के बाद ये कहानी खत्म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, कहानी तो अभी तो शुरू हुई है। इट वॉज टिप ऑफ द आइसबर्ग और अभी ये पूरी पिक्चर बाकी है। ये ट्रेलर था। उसकी वजह यह है कि एक तहरीक उठी और 2 माह के अंदर वो पूरी मोदी सरकार के ऊपर छा गई। जो कुछ भी नहीं थे वो सब कुछ बन गए और जो सब कुछ थे वो कुछ भी नहीं रहे। इसलिए ये उन्होंने फैसला कर लिया कि हम अपनी एहतजाज के जरिए अपनी मांगे पूरी करा सकते हैं। एक ऐसी हुकूमत के सामने जो क्लेम करती है कि हमने मईशत को बहुत अरूज दिया, एक ऐसी हुकूमत जो कहती है हम बहुत मजबूत हैं, एक ऐसे हुकूमत जो क्या हर जगह दावे करती फिरती है, लेकिन अपने ही लोगों के सामने, कॉकरोचों के सामने बेबस हो गया। कॉकरोचों के वार मोदी सरकार सह ना सकी, ये है वो असल बात।
अब जो सिलसिला है वो एक सिर्फ मोदी सरकार के लिए नहीं है, बल्कि इस सोच के खिलाफ है जो कि एक हिंदुत्व की सोच है, जो एक्सट्रीमिज्म की सोच है, जो लोगों के अंदर नफाक पैदा करती है, तकसीम का अमल करती है, मुसलमान, सिखों, ईसाइयों और हिंदुओं को अलग जो है वो दिखाने की भारत के हिसाब से कोशिश करती है। अब ये जो सोच है जिसके अंदर दहशतगर्दी है, जिसके अंदर सैफरॉन टेररिज्म है, जिसके अंदर ब्राह्मण को आगे बढ़ाना और बाकी जितनी भी जातें हैं उनको नीचे की तरफ धकेलना, लोगों का इस्तेहसाल करना, वहां सिर्फ टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी की तरफ दौलत के अंबार लगा देना और बाकी भारत को बेयारो मददगार छोड़ देना, ये तमाम चीजें हैं जो कि अब एक मेरे ख्याल में ऐसा सिलसिला बनती जा रही हैं जो नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि इस सोच से मुंसलिक तमाम वो लोग जो कि आरएसएस की नुमाइंदगी करते थे, ये एक काउंटर आरएसएस नैरेटिव सामने आया है। और यही वजह है कि सीजेपी ने एक बड़ा वजाहत से कहा कि अगर हमें कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो बीजेपी से इस्तीफा दे। उन्होंने कांग्रेस की रुकनियत से इस्तीफा नहीं कहा, उन्होंने आम आदमी पार्टी या किसी और से जो है वो इस्तीफा नहीं मांगा, उन्होंने मांगा कि बीजेपी से इस्तीफा दिया जाए। अच्छा गुल साहब, आप क्या समझते हैं? अब आप ये देखिए कि जंतर मंतर के ऊपर एक बड़ा अवामी शो होता है, बैनुल अक़वामी सतह पे उसको पजीराई मिलती है, फिर कुछ लोग इस बात से भी तशबीह दे रहे हैं कि एहतजाज का तरीका क्या होना चाहिए वो इन नौजवानों से सीखना चाहिए। जब उनके मुतालिबात जो उन्होंने रखे थे वो पूरे हो गए तो उसके बाद इस तहरीक के अंदर किस हद तक तक़वियत मजीद मुस्तकबिल के अंदर आएगी? क्योंकि कांग्रेस ने भी साथ दिया, आपने आम आदमी पार्टी का हवाला दिया, उन्होंने भी साथ दिया, सोनम वांगचुक जो वहां के समाजी कारकुन हैं उन्होंने भी इसका साथ दिया। मुस्तकबिल के अंदर जब यही नौजवान जाएंगे और इनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, कोटा सिस्टम के ऊपर ये तमाम तर चीज़ें फिर वहीं पे देखने में आएंगी, तालीम नौ के हवाले से नई जो इस्लाहात है वो मुतारिफ नहीं होंगी, बेरोजगारी के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है, खते गुर्बत की लकीर जो है वो मजीद बढ़ती चली जा रही है, तो फिर इनके सड़कों पर आने के इम्कानात किस हद तक हैं और अगली बार जब आएंगे तो उस वक्त तूफान किस किस्म का होगा? देखिए, इन्होंने बड़े जबरदस्त आपने बातचीत की। देखें, असल मसला ये है कि 2029 के इलेक्शन के लिए वो पहले ही ये कह चुके हैं कि हम मोदी को नहीं जीतने देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि द स्ट्रगल इज नॉट एंडिंग, अभी इट इज नॉट एन एंड इटसेल्फ, इट इज मीन्स टू एन एंड। इसका मतलब यह है कि अभी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाली है और फिर क्यों ना हो, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, तमाम के तमाम जहां रेवोल्यूशंस आए वहां जो बुनियाद थी वो एंटी इंडिया बुनियाद थी, यानी कि इन तीनों ममालिक के अंदर जो सेंटिमेंट था वो एंटी इंडिया था, वहां की हुकूमतें प्रो इंडिया थी और यही वजह है कि आज इंडिया के अंदर ये आग लग चुकी है और ये अभी चिराग बुझ नहीं रहा बल्कि चिराग से चिराग जल रहा है। एक पार्टी जिसका वजूद ही नहीं है, जिसके किसी किस्म का कुछ नहीं, आप जो मर्जी कह ले, गोदी मीडिया को रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। सोनम वांगचुक की आपने बात की, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत उसने जिस तरीके से ये शुरू तो वहीं से हुआ ना, लेह से शुरू हुआ जहां उन्होंने बीजेपी का हेडक्वार्टर जला दिया और फिर लद्दाख से ये उठने वाली तहरीक जो है वो दिल्ली की सड़कों के ऊपर आ ठहरी और जंतर मंतर के ऊपर मोदी के मंत्र तमाम उल्टे हो गए। तो ये अब जो सूरत हाल नजर आ रही है इसने मोदी सरकार को हिला दिए, चूल्हे हिला दिए हैं और उनको नजर आ गया कि देखें इसमें तो पढ़े लिखे लोग थे ना, जो 20 नौजवान जिन्होंने खुदकुशी की वो कौन थे? वो मेडिकल का इम्तिहान देने आए थे। इसका मतलब यह है कि वो पढ़े लिखे नौजवान थे और उन्होंने अगर उनको इस तरह से दीवार से लगाया गया तभी तो। अभी आपने बेरोजगारी की बात की, 80 लाख जवान भारत के अंदर हर साल ग्रेजुएट होता है, 29% उनको टोटल नौकरी मिलती है। तो आप मुझे बताएं ये जो तकरीबन कोई 60 लाख नौजवान है ये आखिर कहां जाएगा, ये क्या करेगा? और अगर ये कुछ नहीं करेगा तो ये वही जंतर मंतर के ऊपर दोबारा वापस आएगा और भारत को ये मजबूर करेगा कि ये जो तुमने पाकिस्तान मुखालफत, तुमने तो हर चीज की मुखालफत की हुई है, तुमने तो किसी को पीछे छोड़ा ही नहीं है। अब आप देख लीजिए कि आप सिर्फ पाकिस्तान मुखालफत नहीं है बल्कि इसके अंदर इंटरेस्टिंगली आप देखें कि उनके ताल्लुकात नेपाल के साथ खराब, श्रीलंका से खराब, बांग्लादेश से खराब, उन्होंने छोड़ा किसको है? तो ये
ये जो अभी नरेंद्र मोदी है, इसने तमाम का तमाम लोगों का बजट उठा के दिफाई बजट पे खर्च कर दिया, जो लोगों को उन्होंने राहत देनी थी। 22 किसान मेरे भाई रोजाना जो है वो खुदकुशी कर रहे हैं। इस टाइम पे 3 लाख से ज्यादा किसान खुदकुशी कर चुके हैं। हर 16 मिनट के अंदर भारत के अंदर एक बेचारी खातून रेप हो जाती है। खुद आपने अभी पुलिस का हाल देख लिया कि ये वो पुलिस है जो कि लोगों की प्रोटेक्शन के लिए बनी है, वो जवान बच्चियों के कपड़े फाड़ रही है। ये बच्चियों के सरों पर हाथ रखे जाते हैं या उनको बेआबरू किया जाता है। ये किस किस्म के नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार है? अच्छा, फिर आप इससे अंदाजा गुल करें साहब, कि इस अभी टाइम अभी पे जो भारत यहाँ पर में किए गए हैं इस सीजेपी के मुतालिबात के आगे, अभी जो किसान हैं वो फिर से उठेंगे और इधर दिल्ली की सरहद के ऊपर आके बैठ जाएंगे। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि लाल किले के ऊपर खालिस्तान का परचम लहराया गया था। अब की बार तो उस नफरत में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। अब की बार तो वहाँ की जो पंजाबी कम्युनिटी है, चाहे वो बॉलीवुड का हिस्सा हो या पंजाबी फिल्मों का हिस्सा हो या वहाँ की सिंगर कम्युनिटी है पंजाबी जो है, उनकी आप गाने उठा के देख लें, उनका नैरेटिव उठा के देख लें, उनके बयानात उठा के देख लें, वो सारी की सारी इस कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है बीजेपी के खिलाफ। तो मुस्तकबिल करीब के अंदर ये जो हवा एक बन रहा है, इसका नतीजा क्या निकलना? ये इसका नतीजा भयानक निकलेगा। पहली बात यह है कि मैं देख रहा हूं, क्योंकि बीजेपी जो है ना, वो आपको पता है ना, वो एक जानवर होता है जिसकी दुम टेढ़ी होती है, तो वो 100 साल नलकी में रहने के बावजूद वो टेढ़ी रहती है। तो ये नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत का यही आलम है। वो नहीं मानेंगे ये, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म पे बिलीव करते हैं ना, दहशतगर्दी के ऊपर बिलीव करते हैं। आप देख लीजिए दुनिया में भारतीय सरकार जो है लोगों को दहशतगर्दी प्रमोट कर रही है। गैर मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया में, कतर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, नेपाल के अंदर, आपके अमेरिका के अंदर, कनाडा में दहशतगर्दी पे एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये अपने मुल्क में भी दहशतगर्दी करते हैं। मैंने अभी बच्चियों की मिसाल दी है। अभी आप इसके बाद आप देखें कि लोगों के 5 करोड़ 20 लाख लोग इनकी वजह से मुतासिर हुए। 91 लाख लोगों का इन्होंने वोट कैंसिल कर दिया, इन्होंने चोरी कर लिया। लोगों के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जरिए उनकी नेशनैलिटी उनसे ले ली गई। अब ये क्या हो रहा है? अब फिर ये मणिपुर को देख लें, आप ऊपर अरुणाचल प्रदेश को देख लें, आप जितने भी मेघालय वगैरह को देख लें, हो क्या रहा है वहां? तो ये तो हाथ से निकल गया। अब मतलब ये है बताने का कि ये एक्सट्रीमिज्म पे जाएंगे, ये इनको मारेंगे। जिस तरह से अभी किसान मूवमेंट में 861 लोगों को इन्होंने जो है वो मार डाला। तो नतीजा यही निकलना था ना जो अब हो रहा है। लोगों के अंदर अब ये एक लावा पक रहा है, और ये जब मारेंगे तो जेनोसाइड करेंगे। जब ये जेनोसाइड करेंगे, और आरएसएस के जो इस टाइम पे 70,000 के करीब दफातर भारत के अंदर खुल गए हैं, जो कि भारतीय सरकार के पैसे से खुले हैं और लोगों के पैसे से खुले हैं, आवाम के पैसा, टैक्स पेयर मनी वहां जात की प्रमोशन के लिए लगाया जा रहा है, तो नतीजा ये निकलेगा कि जेनोसाइड होगा। गजा को भूल जाएंगे आप, गजा आपको भूल जाएंगे। जितना बड़ा जेनोसाइड यहाँ होने वाला है, जहां लोगों का कत्लेआम होगा, क्योंकि इधर भी लोग जो है वो तंग आमद बजंग आमद है। नौजवान सर फिरे हो चुके हैं, नौजवान जो है वो तंग आ चुके हैं, लड़कियां लड़के। और फिर ये बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता है पढ़ाई का तनासब बहुत है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि सिख और मुसलमान, ईसाई और इसके अंदर सब जो है वो इकट्ठे होकर मोदी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये है वो जो पहलू। और यहाँ की जो इस टाइम पे जंतर मंतर पे बैठ के नौजवानों का ये कहना कि ये पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया, हमें भी पाकिस्तान का एजेंट बना दो, कुछ कर दो, तो ये क्या था? इसका मतलब है कि मोदी सरकार का चूरन नहीं बिक रहा। और मोदी सरकार सर इसके अंदर जो उनका मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके किरदार को कैसा देखते हैं, और उसको काउंटर इन नौजवानों की जानिब से कैसा किया गया? मेन स्ट्रीम मीडिया है कौन सा? वो जो गोदी मीडिया है, जो खरीदा गया मीडिया है। देखिए अभी यासिर भाई, आप तो जानते हैं कि ये गोदी मीडिया नाम ना यासिर रशीद साहब ने दिया है, ना अब्दुल्ला गुल ने दिया है, ना किसी के पाकिस्तान के सहाफी ने दिया। ये तो दिया खुद भारतीय जो है वो इनाम याफ्ता सहाफियों ने दिया है, जो उनकी सहाफियों की तंजीम के सरबराह भी रहे हैं। तो इस वजह से ये गोदी मीडिया को रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने सुनना बंद कर दिया। पाकिस्तान के चैनल्स की व्यूअरशिप इस टाइम पे डबल हो गई है। 7 करोड़ थे पहले, अभी मेरे
ख्याल में 14 करोड़ के ऊपर जा पहुंची है। ध्रुव राठी हो गया, शशि थरूर हो गए, या इसी तरीके से दीगर लोग हो गए, उनके लोग यूट्यूब सुनने लगे हैं। और इन यूट्यूब में मोदी की तारीफ नहीं बल्कि मोदी की जो है वो लतें लिए जाते हैं, मोदी को उसको आईना दिखाया जाता है। यानी दुनिया के सामने अवाम ने ये जो मुकदमा रखा है, इस मुकदमे का प्रचार जो है उन्होंने सही तरीके से किया, लेकिन अगर मोदी हुकूमत की इसी तरीके की पॉलिसीज जारी रहीं तो फिर उसका अंजाम बुरा हो सकता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।